नमस्कार। आज प्लैनेट मराठी में हम प्लैनेट की तरफ जा रहे हैं, मराठी की तरफ नहीं, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान हैं वो मां सरस्वती के पुत्र हैं। हार्वर्ड में संख्या शास्त्र, गणित, विधि, अर्थशास्त्र जिसमें महारत जिनको हासिल है वो वन एंड ओनली डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी जी आपका नमस्कार। नमस्ते जी। प्लैनेट मराठी में आपका बहुत बहुत स्वागत और इस नए साल की शुभकामनाएं आपको हम देते हैं। मैं बहुत छोटा था, मैंने आपका नाम तब सुना था जब आपातकाल जस्ट उठा था, अभी आपातकाल खत्म हुआ था और आप चुनाव लड़ रहे थे, बम्बई से ही लड़ रहे थे। तब बम्बई था, आप मुंबई कहते हैं तो मुंबई है, तो वरना लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो लड़ रहे थे तो मेरे बाबा ने मुझे कहा था कि बहुत एक फायरी आदमी है कि स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी, तो नाम सुना था। लेकिन बाद में मैंने जब पढ़ा सर, तो आपने जो उपलब्धियां हैं आपकी, राजनीतिक तो दूसरी तरफ है, लेकिन एक बौद्धिक जो है, सेरेब्रल जो है उपलब्धियां, वो एक व्यक्ति के लिए मुमकिन लगती नहीं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स, संख्या शास्त्र, मैथमेटिक्स, गणित, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और विधि, यानी लॉयर होना या ना होना उसके ऊपर मैं जाता नहीं हूं, लेकिन करीब करीब आधे देश के बुरे लोगों को आपने घसीट लाया है हाँ कोर्ट में। तो ये सारी चीजें और स्पिरिचुअलिटी और भारतीय संस्कृति, इन सारी चीजों में इतनी आपने महारत हासिल की है और आप बेबाक और निडर हो, जो किसी राजनेता का काम नहीं। आप प्लानिंग कमीशन के हिस्सा रहे हो, आपके इकोनॉमिक्स के जो गाइड थे वो नोबेल लॉरेट थे। फिर आपने अमर्त्य सेन ने आपको खुद बुलाकर, अमर्त्य सेन जी ने आपके साथ काम किया था, और उस वक्त उस जमाने में काम करने के बाद महान लोबीज के प्रभाव में ना आते हुए आप दक्षिणपंथी बने, जो बाद में जाके सच हुआ। ये सारी चीजें किसी आसान और आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं है बिना माँ सरस्वती के आशीर्वाद के। तो मुझे आप ये बताइए कि इसकी शुरुआत, आपके पिताजी के बारे में मैंने जो पढ़ा है, मैंने इतना भी पढ़ा है, माँ हाउसवाइफ थी और पिताजी आपके प्रशासनिक सेवा में थे, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली उनका सब्जेक्ट था। तो ये सारी चीजें आपको बचपन से ही ये लगाव था पढ़ाई में, यानी बचपन में हम तो पढ़ाई से तंग आते थे, तो आपको लगाव था या फिर धीरे धीरे बढ़ता गया? स्कूल में तो मैं ज़्यादा क्रिकेट और स्विमिंग में, स्विमिंग में तो मैं इंडिया का नंबर 1 बनने की स्थिति में आ गया था। ओह माय गॉड, वन मोर थिंग। हाँ, बट मैंने आखिर में कॉलेज में पढ़ाई से इसको टक्कर हो गया तो मैंने छोड़ दिया था कि जो समय लगानी थी स्विमिंग की प्रैक्टिस में, वो फिर हम मैथमेटिक्स ऑनर्स में, मैथमेटिक्स ऑनर्स तो बहुत टफ होती है, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। तो स्कूल में तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कुछ पढ़ाई पर हमारी कोई विशेष कामयाबी थी या कोई ऐसी रिज़ल्ट हमने पाया था। तो लेकिन उस समय हम स्कूल में ये जाने माने थे कि क्रिकेट में हम सबसे आगे थे और स्विमिंग में तो ज़्यादा स्पोर्ट्स में था। ये परिवर्तन हुआ जब मैं कॉलेज गया, और उस समय पापा का दबाव था? नहीं, हमारी फैमिली में किसी का दबाव मेरे पास नहीं था। वैसे मेरी माँ की तो नेचुरली लड़कों को समय बहुत मिलता है, माँ के तो लड़कियों से ज़्यादा मिलती है। तो माँ तो थोड़ी हिंदूवादी थी। आप लाडले थे? अरे हाँ, मुझे बताती थी, समझाती थी। मेरे पिताजी तो कांग्रेस के थे, यानी वो फ्रीडम मूवमेंट में थे। मेरे परिवार में भी जो मशहूर कांग्रेस के, कल ऑफिस ऑफ आरजी पे आ जाएगा स्वामी जी के पिताजी कांग्रेस के थे। नहीं, वो तो सबको पता ही है। वो कांग्रेस दूसरा था, मोरारजी देसाई भी कांग्रेस के थे, बट वो आखिर में जनता पार्टी बन गए। तो मैं तो समझता हूँ कि ये सारा जो बुद्धि का और स्टडीज़ में जो ध्यान केंद्रित हुई तो कॉलेज से हुआ।
क्यों हुआ ऐसा, क्यों लगा आपको कि आपको इतना कॉन्सेंट्रेट कर, क्योंकि देखिए कि एक है कि ये बात मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी एक बात है, अय्यर ब्राह्मण जो फैमिली होती है वो विशेष रूप से ही पढ़ाई की तरफ ध्यान देने वाली है, और हाँ। मेधावी That's ज्यादा right. होते हैं, ऐसा माना जाता है, और वो पहले से रहा है। लेकिन ये परिवर्तन जो है वो व्यक्ति में आता है, वो कोई जाति या डीएनए का सवाल नहीं है, वो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन किया भी नहीं जा सकता। लेकिन ये क्यों आए? जो कारण मुझे स्मरण है वो ये है कि मैंने जब मैथमेटिक्स ऑनर्स लिया तो मेरे बहन और मेरे पड़ोस के लोग सब तो कहने लगे तुम पागल हो, तुम तो कोई सीरियस नहीं थे स्कूल में तो सिर्फ स्पोर्ट्स में थे, और ये मैथमेटिक्स तो बहुत टफ सब्जेक्ट है, उसमें आपको चांस नहीं है, आप फेल हो जाएंगे। तो हो सकता है वो चुनौती जैसा मैंने उसको माना, तो दिखाना था, और मैं क्लास में फर्स्ट आ गया। वो तो उसके बाद चुनौती है। फिर तो रास्ता बन गया था मेरे लिए। स्टैटिस्टिक्स में भी आपने वो किया? हाँ, फिर मैंने मास्टर स्टैटिस्टिक्स की थी, लेकिन कलकत्ता से इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में, और मिनिमम डिग्री था एमए इन मैथमेटिक्स, परंतु क्योंकि मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत अच्छा किया तो उन्होंने वो रिलैक्सेशन किया और मुझे मेरा बीए ही मान लिया। तो फिर मैं वो मास्टर्स डिग्री, उसमें पहली बार मेरी राजनीति का टेस्ट मिला, क्योंकि जो हेड थे मिस्टर मालनोबिस, प्रोफेसर मालनोबिस। अच्छा। हाँ, वो गांधी के वो स्टालिनिस्ट थे ना? हाँ, स्टालिनिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, और मेरे पिताजी के विरोधी थे। मेरे पिताजी भी वामपंथी थे, बट वो विरोधी थे, और नेहरू के बहुत निकट थे। हाँ, क्योंकि उन्होंने बनाया। हाँ, उन्होंने प्लानिंग है। तो उन्होंने पता नहीं मेरे पिताजी के दुश्मनी के कारण उन्होंने बदला लेने की कोशिश की, और मुझे जानबूझकर फेल करने लगे, और मुझे एक्सपेल करने के लिए भी उन्होंने नोटिस बोर्ड में साइन डाल दिया था। तब अचानक मैं लाइब्रेरी में बैठ के सोच रहा था अब क्या करूं। लोग कह रहे थे कि अप्रेंटिस बन जाओ भिलाई स्टील प्लांट में, आज बड़ी नौकरियां खुले हैं वहाँ ऐसा कुछ ही हो सकता है, चपरासी बन जाओ। तब मुझे एक जर्नल, लाइब्रेरी में एक जर्नल पढ़ी हुई थी जो सबसे मशहूर जर्नल इकोनॉमिक्स में है, उसका नाम है इकोनोमेट्रिका। उसमें हिंदुस्तानी बहुत कम छापते थे, परंतु ये मालनोबिस का एक लेख छपा हुआ था। तो मैं उसको पढ़ा, और मैंने फिर उसने ज़्यादातर उसमें ग्राफ और आंकड़े में उसने सब एनालिसिस किया था। तो मैंने उसकी सारी जो बात उसने जो निष्कर्ष निकाले उसको मैंने मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश की, और उससे पता लगा कि ये धोखेबाज था। तो मैंने जर्नल को चिट्ठी यानी एक आर्टिकल तैयार करके ये आपने टाइप किया तो इसमें ये तो धोखेबाज लगता है, इसने 300 साल में एक लॉरेंस कर्व था उसको लेकर अपना बना लिया, ये सारी चीज़ों लेकर प्लेजरिज्म भी था, और जो इक्वेशंस उसने लिखे थे वो इनकंसिस्टेंट थे। तो ये सब मैंने लिखकर भेजा, तो जर्नल ने उसको छापने के लिए फैसला किया। वो जर्नल यूके का था? नहीं, वो इंटरनेशनल इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी का, अमेरिका से छपता था। हाँ, तो जिस व्यक्ति ने रेफरी किया मेरा आर्टिकल का, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स कमेटी के चेयरमैन भी थे, प्रोफेसर थे बट चेयरमैन भी थे। और उसने सोचा ये इंडिया जैसे, उस दिनों में तो इंडिया का नाम आज जैसा नहीं है, बहुत जैसे कोई हम ब्रिटिश की बनाई हुई कॉलोनी, जो भी संस्कृति है वो ब्रिटिश ने हमें दिया, हम जब जंगली थे, सांप और हाथी वाली। हाँ ऐसे, हाँ वही सांप और हाथी तो उसने सोचा ये 19 साल का लड़का ऐसी चीज़ों पर कैसे उसको है। तो उसने हार्वर्ड को कहा कि इस व्यक्ति को बुला लो पीएचडी के लिए। तो मुझे बिना फॉर्म कुछ नहीं, स्कॉलरशिप के साथ इनविटेशन आई। तो फिर मैं हार्वर्ड में गया।
हार्वर्ड में पीएचडी के लिए एक पहले एग्ज़ाम लेना होता है, तो उसके बाद पीएचडी थीसिस लिखी जाती है। वो 3 साल लगती है उसको। मैंने पहले 6 महीने में लिया और क्लास में टॉप में पास भी हो गया, तो उससे तो उसके बाद तो करियर ही बन गई। तो पीछे मुड़ के देखने का सवाल नहीं थे। फिर 10 साल के बाद वहाँ पढ़ाने के बाद अमर्त्य सेन ने चिट्ठी लिखी कि आप क्योंकि मैं चीन का भी स्पेशलिस्ट बना, चीन भाषा, हाँ स्पेशलिस्ट बना, चाइना पर जो लिखा वो सही निकली। तो इसने मुझे चिट्ठी लिखा कि हम एक चाइना का चेयर बना रहे हैं, प्रोफेसरशिप, उसमें आप आइए, सब तय हो गया, आपका गद्दी को हम साफ़ कर रहे हैं, तो तुरंत जल्दी आ जाइए। तो फिर मैंने सोचा हिंदुस्तान में ही रहें, यहाँ क्या करें। तो मैं वापस आया हिंदुस्तान। आते आते कांग्रेस का विभाजन हो गया था 69 वाला, वो इंदिरा हाँ कामराज वाला और इंडिकेट वाला। तो और कम्युनिस्टों की सहायता लेकर इन्होंने मेजॉरिटी बनाई थी इंदिरा गांधी ने। तो जब मैं पहुंचा तो ये अमर्त्य सेन का रुख ही बदल गया, वो कम्युनिस्ट था और कहने लगा कि तुम एंटी कम्युनिस्ट हो, इसमें अब बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको बनाने के लिए। तो वो नौकरी जिसमें लिखित में हमें इनविटेशन दिया, यानी महान लोबिस्ट की बात अमर्त्य, हाँ यस, हर लेफ्टिस्ट आपको हाँ अवरोध पैदा करते हैं, राइट। तो फिर मुझे समझ में आई कि वापस तो जाना पसंद नहीं किया। तब सडनली मुझे मनमोहन सिंह प्रोफेसर थे, उनके उसने कोई सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन थे आईआईटी के, तो उन्होंने मुझे प्रोफेसर बनाया। तो 3 साल में प्रोफेसर थे, स्टूडेंट्स बड़े खुश। प्लानिंग कमीशन में भी थे ना? वो तो बाद में जब मैं जब राजनीति में आया। तो फिर प्रोफेसर बनने के बाद हम क्लास में तो नेचुरली स्टूडेंट्स सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको मैथमेटिक्स पता था, तो मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स पता है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकले, जैसे ये रजत गुप्ता और जिसने वो hotmail.com बनाया, उस भाटिया, ये सब मेरे स्टूडेंट्स थे। तो हम सबको रिकमेंडेशन देते थे हार्वर्ड के लिए, नेचुरली वो एक्सेप्ट भी करते थे। तो एक दिन मैंने पुस्तक और भी लिख के रखी है मेरे लिए मैंने एक पुस्तक लिखा कि इस देश को विकसित होना है तो 10% प्रति वर्ष की वृद्धि दर पर जीडीपी एक्सपैंड होना चाहिए, और उसके लिए पहले सोशलिज्म को हटाना चाहिए और मार्केट इकोनॉमी लाना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट इस प्रकार होनी चाहिए। सारी मैंने पूरा डिटेल करके पुस्तक लिखी। तब परमिट राज चल रहा था, और तब ज़बरदस्त इंदिरा गांधी की सोशलिज्म चल रही थी, राष्ट्रीयकरण बैंकों का हो गया, ये हो गया। तो ये पुस्तक लिखने के बाद जनसंघ के यानी आरएसएस लोगों ने इस पुस्तक के बारे सुना, तो मेरे घर में आए, कहा कि आप हमारे विचार क्या है, हमें पता भी नहीं है आप है। तो मैंने कहा जहाँ छोटे जब लड़का था तो मैं चंद दिनों के लिए शाखा गया हूँ बस, और कोई मुझे आपके बारे में पता नहीं है। तो नहीं हमारे लिए आप लेक्चर दीजिए, हम अरेंज करेंगे। तो उन्होंने देश भर में, मैं प्रोफेसर होते हुए भी जब छुट्टी दिन प्रतिदिन तो पढ़ाई नहीं होती थी, मंडे वेंसडे फ्राइडे होता था। तब आप आध्यात्मिक थे? आध्यात्मिक नहीं, वो बाद में बने। तो ये तो फिर ये कांटेक्ट आरएसएस के ज़रिए जनसंघ में आया। उसमें इंदिरा गांधी चिढ़ गई और उसने पार्लियामेंट में, मैं उस समय मेंबर नहीं था, उसने मेरी पुस्तक को निकल के पढ़कर कहा कि देखो ये कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष ग्रोथ हो सकता है, हम तो 3.5% की इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, ये 10% की बात करता है। फिर कहता फॉरेन एड, विदेश से सरकारों से ऋण नहीं मांगना चाहिए। तीसरा, एटम बम बना सकते हैं, वो हमारी उसकी जो लागत है वो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ये तो पहले सेंटा क्लॉज जैसा, ये भी ले लो वो भी ले लो, और डेंजरस आइडियोलॉजी। ये आईआईटी में प्रोफेसर कैसा है। तो
इशारा हो गया। तो दूसरे दिन मुझे चिट्ठी 5:15 बजे मिली कि 5 बजे से आप प्रोफेसर नहीं हैं। तो मैं डायरेक्टर के पास गया कि मैं तो परमानेंट प्रोफेसर है, ऐसे तो निकाल नहीं सकते हो। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, ऊपर से ऑर्डर आया, तुम कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज करो। अब कहीं नहीं नौकरी मिल रही थी, सब दरवाजे बंद। ये वामपंथियों ने ऐसे इन यूनिवर्सिटीज़ को पकड़ के रखा था कि कोई भी नहीं उनके अनुमति के बिना बन सकते थे। तब कोर्ट तो जाना ही था, तो मैं कोर्ट में केस तो फाइल कर दिया था, पर अब क्या करूं। तो इस बीच में जेपी मूवमेंट शुरू हो गई। जेपी को मैं जानता था क्योंकि वो मेरे साथ आकर ठहरे थे हार्वर्ड में 1968 में। अच्छा। हाँ, उससे दोस्ती बन गई थी। तो मैंने जेपी और नानाजी देशमुख इनका दोनों का मिलाया तो एक बड़ा संपूर्ण क्रांति हुआ। हाँ, वो बड़ा नवनिर्माण आंदोलन। शुरू हुआ। नवनिर्माण तो गुजरात में था। तो ये शुरू हुआ। तो वहाँ से फिर हम आंदोलन शुरू हुई, फिर इमरजेंसी आई। इमरजेंसी में तो अभी जानते ही, हमने इंदिरा गांधी को बहुत तंग किया। और आप यूएस चले गए? पहले तो यूएस गया, फिर वहाँ मैं 6 महीने के लिए प्रचार किया सब जगह कि झूठ बोलती है कि सिर्फ स्मगलर्स जेल में है, जयप्रकाश जेल में है, मोरारजी जेल में है। तो उसकी सारी जो प्रोपेगेंडा है उसको समाप्त कर दी। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ मूवमेंट नहीं था। तो लोग मुझे ये कहते हैं भाई ठीक है, बहुत बात तो आपकी बात मान लिया, बट ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में डेमोक्रेसी कहाँ होता है, तुम यहीं रह जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, आपकी पत्नी और बच्चों को हम बुला लेंगे, हमें अमेरिका। आपको लगा नहीं ऐसा हो? नहीं, मैंने कहा नहीं, इसको तो लड़ना है। तो फिर अब कुछ करना है, क्या करें। तो ये सडनली पता नहीं कहाँ से ये विचार आया कि मैं इंडिया जाऊंगा। और उस समय तो सरदार उदार बनने के सवाल भी नहीं था क्योंकि हम अमेरिका में थे। तो मैं इंडिया आऊँगा और पार्लियामेंट के अंदर जाऊँगा और वहाँ अटेंडेंस रजिस्टर में दस्तखत करूँगा, फिर सीट में जाकर बैठूँगा और फिर उस समय पहुँचूँगा जब ये शोक प्रस्ताव पढ़ रहे हैं। तो मैं कहूँगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आपने लोकतंत्र का नाम छोड़कर रखा है, उसका भी देहात हो गया है, उसका भी नाम छोड़ना चाहिए शोक प्रस्ताव में। तो हंगामा, हाँ हंगामा होगा, पचाता हंगामा हो गया। सब लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये कहा कोई नहीं, ये कहा कि ये तो इसके नाम तो अरेस्ट वारंट है, ये है वो है, इसको वॉच एंड वार्ड स्टाफ को देकर पुलिस को हवाला कर दीजिए। किसी ने नहीं बोला, सब डरे हुए थे कि मैं पता नहीं कोई बम फेंकने के लिए आया हूँ या। हाँ, तो उस समय मैं निकल गया। इस बीच में ये प्रेसिडेंट में ये जो सभापति थे उन्होंने कहा सब 2 मिनट साइलेंस के लिए खड़े होंगे, सब खड़े हो गए। तब तक आप उस 2 महीने में मैं गायब हो गया और रेलवे स्टेशन गया। उस तक रास्ते में कहीं बिरला मंदिर के पार्किंग लॉट में रुककर वेश बदल के फिर मैं गया रेलवे स्टेशन। पुलिस तो आई हुई थी बट वो दूसरे मेरे इस वस्त्र में देख रहे थे। तो मैं फिर वहाँ से गया तो बम्बई पहुँचा। बम्बई में सारा आरएसएस के जो प्रमुख लोग थे उन्होंने मेरा स्वागत किया और फिर मुझे कहा कि यहाँ इंडिया में मत रहो, ये इंदिरा गांधी इतनी बिगड़ी हुई है, तुम्हें कुछ कर देगी, तो किसी तरह से दोबारा वापस जाओ। तो अब एक ही रास्ता था, वो था कि नेपाल से जाऊँ। नेपाल का राजा मेरा विद्यार्थी था हार्वर्ड में, विक्रम। तो उसको संदेश भेजा आरएसएस के लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि स्वामी को इंडिया से मैं उठा नहीं सकता, बट वो काठमांडू आ जाएंगे तो मैं अमेरिका पहुंचा दूंगा। तो फिर मैं स्वयंसेवक 2 दिए गए, उनके साथ मैं नेपाल बॉर्डर गया और नेपाली ड्रेस में पैदल के चले गया था। उन दिनों में नेपाल बॉर्डर पैदल क्रॉस कर सकते थे, कोई पासपोर्ट कुछ की नहीं जरूरत थी। फिर राजा मिले, राजा ने मुझे प्लेन दिया, मैं अमेरिका वापस गया। फिर बड़े तो मेरी इतनी स्वागत हुई क्योंकि ये तो ऐसा पब्लिसिटी हुआ, कोई नहीं कर सका था। हाँ, पब्लिसिटी। और वॉशिंगटन पोस्ट ने लगा इंदिरा गांधी, डिक्टेटर इंदिरा गांधी एक्सपोज्ड बाय अ फॉर्मर हार्वर्ड प्रोफेसर, ऐसा उसकी बड़ी मजाक हुई। तो अब उसने बाद में इंदिरा गांधी ने मुझे खुद बताया कि उसके बाद मैंने तय किया कि लोग सब मुझे झूठ बोल रहे हैं कि सारी चीज़ कंट्रोल में है, ये कैसा आप कर सकते थे। वो अच्छे व्यक्ति थी? कोई नहीं,
राजीव गांधी की सिवाय नेहरू परिवार में कोई अच्छा नहीं है। हाँ, सब कोई पाप किया होगा, यानी कुछ पूर्व पुण्य भी किया होगा क्योंकि राज भी किया। वो राज का मैं वो पुण्य नहीं मानता वो तो सिद्धांत की बात है। राज किया, विलासी जीवन रहे, ये सब कोई पुण्य नहीं मानता हूँ मैं। एनीवे, राजीव गांधी अच्छा आदमी था। तो उसने इलेक्शन, मेरे कारण उसने इलेक्शन कराया, ये सोचकर वो जीतेगी, फिर दुनिया को दिखा सकती है, लेकिन उसमें हार गई और आप जीत गए। हम तो जीते। सबसे सफर शुरू हुई और वो हल्दर किसान जो था, आज अभी तक आपके पास मेरे था, पास जब ही तक है, आपने बीजेपी में प्रवेश नहीं किया। हाँ। तो जनता पार्टी का वो हल्दर किसान था जिसने इतिहास में एक करवट बदली थी देश की, तो आपके पास था, आपके हाथ। राइट। एक बात है स्वामी जी की, आप जब बात करें, आप एक हार्डकोर इकोनॉमिस्ट है। आप अगर यूएस में रहते तो नोबेल भी मिल जाता। आप इकोनॉमिक्स में आपको सारे रास्ते खुले थे, लेकिन विश्व के बारे में एक अपना नज़रिया है आपका, और विश्व की हर चीज़ पे, यानी इजराइल हो या मध्य पूर्व हो या रशिया हो या केजीबी हो या CIA हो, मोसाद हो, US हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, आपकी बड़ी पैनी दृष्टि रहती है और उसके ऊपर आपका एक अकाट्य तर्क भी होता है, और जिसको कोई काट नहीं सकता बहुत आसानी से। फिर भी एक जीनियस को हमेशा मीडियोकर लोग, जो बहुत बौने लोग होते हैं, वो बाहर रखते हैं अपने लीग के, ताकि अपना बौनापन लोगों को दिखे नहीं। ये जो आपका महान लोबिस के साथ यानी शुरू हुआ था, वो सिलसिला आज तक खत्म नहीं खत्म, इस पल तक नहीं खत्म खत्म। मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ, एक अर्थशास्त्री के रूप में आप जवाब दीजिए मुझे। जिस दक्षिण पंथ की बात कर रहे थे और 10% GDP की बात कर रहे थे, इस देश में एक कर प्रणाली है, कर रचना है, जिस पर आप बहुत बात कर चुके हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर, आज ऐसा लगता है टैक्स सिस्टम को देखें, टैक्स रिजीम को देखें, कि हम अल्ट्रा कम्युनिस्ट हो गए हैं, क्योंकि ITO को, इनकम टैक्स ऑफिसर को इतने अधिकार है जितना अधिकार प्रधानमंत्री के बाद में सिर्फ उसी को होगा। दूसरी बात, क्रिएशन ऑफ वेल्थ का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसको चोर ही मानते हैं। ED, CBI और IT मिलकर क्रिएशन ऑफ वेल्थ की सारी जो बुनियाद है, जड़ है, और मध्यम वर्ग के व्यापारी है, उनको खत्म कर रहे हैं। और ये सब होते हुए आप बार बार बता रहे हैं, आप ये भी कह चुके हैं कि टैक्स को खत्म करो, इनकम टैक्स। आप जरा विस्तार से इस सारी चीज, ये परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए, क्योंकि आप एक अर्थशास्त्री, आपके सिवा कोई बात नहीं करते। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में लोगों को प्रोत्साहित करके ही काम लेना चाहिए। ये जो डराना, धमकाना, जुर्माना लगाना, नोटिस भेजना, वो ये एक प्रकार से डराने की है। ये एक मंशा जो है, ये मैं समझता हूँ कि जो 1000 साल की संघर्ष हुई विदेशियों के साथ, और जो गुलामी उसके लिए भुगतना पड़ा, उसका असर है। ये इसको कहते हैं, ये एक यातनाएं देने की जो मंशा है, कि आपकी जो प्रभुसत्ता तब सिद्ध नहीं हो सकती जब तक आप किसी का घुटना टेक नहीं करते। आम आदमी को चोर नहीं ठहराए, चोर ठहरा के उसको दबाना, दबाने। ये इस प्रवृत्ति से ही मुक्त होने के लिए मैंने कहा इनकम टैक्स अबॉलिश करो, क्योंकि एक ऑफिसर क्या नहीं लोगों को आतंकित करता है इस तरीके से। और इनकम टैक्स को अबॉलिश करोगे तो जितनी साधन सरकार को मिलेगी, वो इनकम टैक्स की कर की घाटा के बावजूद अतिरिक्त मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि इनकम टैक्स हटाएंगे तो लोग इसको बचत करेंगे, और ये भी मैं चाहता हूँ कि फिक्स डिपॉजिट में 9% मिनिमम, 9% मिनिमम ब्याज होना चाहिए। तो इसलिए ऐसी प्रणाली बनाएंगे तो लोग बचत भी करेंगे, उस बचत से पूंजी होगी, पूंजी से ग्रोथ होगी, ग्रोथ से इनडायरेक्ट टैक्स से और सेल्स टैक्स से आपको जो रेवेन्यू मिलेगी, वो इनकम टैक्स का घाटा को भी कवर करके आएगी। उससे भी फायदा है। हाँ, उससे भी ज़्यादा मिलेगी आपको।
जो आप इनकम टैक्स अबॉलिश करके जो खो बैठे हैं उससे उस घाटा को पूरा करके अतिरिक्त मिलेगी इतना। तो ये एक इकोनॉमिस्ट की सोच होती है। देखिए समस्या मैं बता रहा हूँ क्यों ये नहीं हो रहा है। हमारे आज हमारे वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, वो तो इकोनॉमिस्ट नहीं है, उसको इकोनॉमिक्स का ABC नहीं पता है। अब कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस को हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेन देन का, मैं कुछ बेचने और मैक्रो कैसे, उसमें फ़र्क है। तो फ़र्क क्या है कि माइक्रो में मैं कुछ आपको बेचने चाहता हूँ, आप दाम ठीक नहीं समझेंगे तो ख़रीदेंगे नहीं, मैं दाम को कम कर दूंगा तो ख़रीदेंगे, तो डिमांड बढ़ती है यदि मैं प्राइस कम होती है, ये तो सीधी बात है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सारा इकोनॉमिक का सिस्टम है उसमें एक यहाँ कोई कदम उठाएंगे तो उसका असर सारा इकोनॉमी में पड़ती है, और कई जगहों में ऐसे पड़ती है जो आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने रघुराम राजन को निकालने के लिए कहा था, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था, कह रहा कि नहीं मुझे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। परंतु मैंने कहा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की बात छोड़िए, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतनी बढ़ गई है कि वो बंद हो रहे हैं, इससे अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। तो इन्फ्लेशन आप कंट्रोल कर लोगे, ये वही है जो डॉक्टर कहता है कि टेम्परेचर मरीज़ का कम करने के लिए एक ही रास्ता है, उसके जान ले लो, तो मुर्दा हो जाएगा तो टेम्परेचर तो कम ही होगा। ऐसे ही इकोनॉमी को ध्वस्त करके टेम्परेचर प्राइसेस को कम करो, ये तो कोई पॉलिसी नहीं हो सकती। तो इस कारण से हमारे देश में जो गैर समझ है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसीलिए ये सारी बेवकूफ़ियाँ करते हैं, वो समझते हैं। अभी आप इतने चिंतित है कि मैं न्यूज़पेपर बहुत कम पढ़ता हूँ क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होती है और न्यूज़ कम होती है, और टीवी तो बहुत कम देखता हूँ वैसे भी। लेकिन आपने जो कहा वो मैंने गूगल पे या इस पे पढ़ा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के सम्मेलन में गए थे। हाँ, तो आप सांख्यिकी शास्त्र विभाग को ही आपके पिताजी ने बनाया था ये कहकर आपने उसके ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां की। उसके अलग अलग वर्जन अलग अलग जगह आए हैं, सही और सटीक वर्जन क्या है ये आप ही बता सकते हैं। मैंने ये कहा था कि जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पहले तो मैंने ये कहा कि मूडी क्या कहती है, फिच क्या कहती है, इसकी क्यों हमारे देश में इतना चिंता करते हैं, उनको पैसा दे दो, जो आप बोलोगे वो दे देंगे। इनका तो देखना ही नहीं चाहिए। दूसरा है कि आज एक क्रेज़ हो गया क्वार्टरली डेटा। मैंने कहा क्वार्टरली 3 महीने की जीडीपी नहीं, क्वार्टरली माने 3 महीने की। हाँ 3 महीने की, 3 महीने, ये तो बेवकूफ़ी है। मैंने कहा क्योंकि देखना है तो सिर्फ 1 साल का देखना है, उसमें एक साइकिल आती है, उस साइकिल के अनुसार वो 12 महीना बैठती है। तो मैंने ये उदाहरण दिया कि ये जो प्रेशर है डेटा प्रोड्यूस करने के लिए, तो CSO से कहा गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से, कि आप 1 फरवरी को इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट फाइल करना होगा, क्योंकि बजट का दिन है। दबाव लाया गया। हाँ, उनके ऊपर दबाव लाया गया, वो तो अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे नहीं आएगा तो हल्ला हो जाएगा पार्लियामेंट में। तो उन्होंने कहा कि उसमें जो नोटबंदी की असर इनफॉर्मल सेक्टर जिसको कहते हैं, माने जहाँ 4 लोगों का दुकान है, 5 लोगों का दुकान है, इनफॉर्मल सेक्टर, दे आर नॉट रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज, अनरजिस्टर्ड। तो उसकी नोटबंदी पर क्या असर हुआ उसका भी आप पता करिए। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा फिनेंस मिनिस्ट्री ने कि ये दिखाओ कि कुछ असर नहीं होगा, बट ऑफिसर समझ लेते हैं जब आप किसी बात पर करते हैं तो वो वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। तो मैंने उनको कहा देखिए आपने 1 फरवरी को प्रिंटेड कॉपी में बताया कि इनफॉर्मल सेक्टर का आउटपुट कितना है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, और कहा कि कोई असर नहीं हुआ नोटबंदी का।
मैंने कहा 1 फरवरी को आपने प्रिंट करके पार्लियामेंट के पटल में रखा है, तो इसके माने 3 हफ्ते के पहले आपने प्रिंटर को भेजा इतनी बड़ी मोटी डॉक्यूमेंट को। हाँ, तो 3 हफ्ते के पहले भेजा है, तो आपने वो तो जनवरी के फर्स्ट वीक हो गई, और आपने तो कुछ रिसर्च किया होगा। अब आप बताइए कि ये जो इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा आपको कहाँ से मिला? क्योंकि परंपरा अनुसार हर 2 साल में एक बार नेशनल सैंपल सर्वे ऐसे छोटे छोटे जगह में जाकर सर्वे करती है, उस सर्वे से रिपोर्ट बना करके फिर वो देते हैं। वो बहुत ही जटिल काम है। हाँ, नहीं, और सर्वे मैंने कहा आपको ये नवंबर में होती है नोटबंदी, हाँ, दिसंबर में आप रिसर्च करते हैं, तो आपको ये डेटा कहाँ से मिली? तब उसने कहा कि मेरे ऊपर ये प्रेशर थी कि 1 तारीख तक इसको तैयार कर देना है। तो मैंने ये किया कि मुझे तो अधिकृत डेटा रजिस्टर्ड फॉर्मल सेक्टर जिसको कहते हैं, जैसे हेवी इंजीनियरिंग या हाँ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें के लिए मेरे पास डेटा थी। तो मैंने पिछले 2 साल पहले ये जो रेगुलर यानी रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर है और उस रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर और अनरजिस्टर्ड इनफॉर्मल सेक्टर, इसकी जो अनुपात है उसी को मैंने रजिस्टर्ड सेक्टर में अप्लाई करके इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा मैंने एस्टिमेट किया। हाँ, तो मैंने कहा ये इसमें तो लगेगा कि ये क्रिएशन ऑफ वेल्थ है, अलग टाइप का सिंथेटिक क्रिएशन। दैट्स राइट। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैंने इसीलिए दिया। तो वो मैंने कहा था, इन्होंने फिर ये कहा नामो सरकार ने दबाव डाला, इसमें झूठा अंकड़े ये सारे अखबार में उड़ गया, मैं क्या करूं सर। ये लेकिन मैं उस बात पर इंटरनेशनल जो हम लोग परिप्रेक्ष्य में बात करने वाले हैं उस पर आ ही रहा हूँ। उससे पहले पूछता हूँ कि फिर ये हम लोग फिर वही अल्ट्रा लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता? आर्थिक रूप से हम पूरी वामपंथ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ के जो छोटे उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं, मिडिल उद्योग है, जो 1 लाख करोड़ के कर्जे नहीं लेते हैं, ऐसे जो लोग हैं, वही व्यापारी इस देश को महासत्ता बनाएंगे। उनको बढ़ावा देने के बजाय उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो ये तो कम्युनिस्ट रेजिम हो गई। हाँ, मैं बात तो मानता हूँ आपका। तो इसके ऊपर उपाय आपके सिवा कौन कर सकता हूँ, परंतु उसमें सबसे न्यूनतम खून बह है, इसका मुझे देखना पड़ेगा। आप करेंगे? मैं तो कुछ करना ही है, नहीं तो हमारी पार्टी कहाँ जीतेगी 2019 में। हाँ, देश का भला कैसा होगा, ये भी है। स्वामी जी, दूसरी एक बात है, आपके अलग अलग तरीके से आप कई आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, कई लोगों से। आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपसे सब प्यार करते हैं, आप दुश्मन ढूंढ लेते हैं। तो उस पर मैं आता हूँ, नेशनल हेराल्ड जी, उस पर मैं आता हूँ। उससे पहले मैं एक पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर, राम सेतु और गौ माता, ये 3 चीजों पर आपका बड़ा ध्यान है। ये सारी चीजें जो अभी तक हमने बात की, उससे ये पूरा विपरीत लगता है। ऊपरी सतह पे देखें तो वो विपरीत लगता है। अगर हिंदुस्तानी संस्कृति और सभ्यता के अनुसार देखें तो उसमें कोई विपरीत चीज नहीं है, लेकिन वो कहने के लिए बहुत बड़ी हस्ती चाहिए, तो आप जैसे ही व्यक्ति चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि राम मंदिर से जुड़ गए आप, तो लोग सोचते हैं कि स्वामी जी इतने बड़े इकोनॉमिस्ट है, वो इकोनॉमिस्ट की यहाँ बैंड बज रही है, तो स्वामी जी राम मंदिर क्यों बना रहे हैं, फिर राम सेतु के पीछे कहाँ पड़े हैं, वो गौ माता का क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आप बताइए, आप गौ माता एप्स भी बनाया है और वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, वो एक रचनात्मक काम है। जबकि लोग समझते हैं कि गौ माता को बचाने के लिए लोगों को मारा जा रहा है, सिर्फ मारा नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ एक रचनात्मक काम भी हो रहा है। तो उस पर आप थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, राम मंदिर, राम सेतु और गौ माता, हमारे देश में शुरू से आध्यात्मिकता और भौतिक विकास का समन्वय ढूंढने का एक प्रयास हुआ है, और हमारे देश में जो हमने ढांचा बनाई है समाज की, वो दूसरे देशों में कहीं मिलेगा नहीं।
अमेरिका में जिसके पास ज़्यादा धन है वही समाज में सबसे ऊंचा होता है। पश्चिम यूरोप में भी ऐसा ही है। और मैं समझता हूँ ज़्यादातर देशों में यही है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है उसी को समाज में सबसे उच्च मानते हैं। हमारे देश में उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा पूजनीय उच्च मानते हैं जिसके पास कोई धन नहीं, कोई ज़मीन नहीं, कोई घर नहीं, कुछ नहीं, जिनको हमने ब्राह्मण कहा है। खेद की बात है कि ब्राह्मण और जन्म से जुड़ गया है, परंतु वास्तव में ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाला है वो ज्ञानी और त्यागी। जो ज्ञानी और त्यागी है वो ब्राह्मण होता है। और इसीलिए विश्वामित्र यद्यपि क्षत्रिय घर में पैदा हुए लेकिन वो महर्षि बने क्योंकि उन्होंने ज्ञानी और त्यागी बनने का। वाल्मीकि तो शेड्यूल कास्ट थे और वो महर्षि बने। ऐसे बहुत थे। वेद व्यासा, मछुआरा की माँ तो मछुआरा थी। तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। मुझे याद है जब मैं पहली बार अमेरिका गया था पीएचडी लेने के लिए, तो मेरे क्लासमेट ने मुझे पूछा ये महात्मा गांधी को आपने नेता कैसे मान ली। मैंने पूछा क्यों। मुझे कहा ठीक से कपड़ा नहीं पहनता, उसको कैसे आप नेता मानेंगे। अब उनके देश में तो नेता को देखना चाहिए टाई कोट सजा, हाँ बिल्कुल सजा हुआ। उनके धर्मगुरु भी ऐसे ही सजा हुए हैं, सैटिन में डायमंड नेकलेस, रूबी नेकलेस, ये सब। हमारे देश में महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति लंगोटी पहन करके नेता बन गए और कोई कुछ कहता नहीं है। उसको कहते हैं ये त्यागी है। तो मैं ये कहता हूँ जब आप राम मंदिर की बात करते हैं, हम लोगों के एक मंशा में एक जो आयाम है जिसमें उनको भूख है उसका भी हम देख रहे हैं। हमने तो विश्वास दिलाया पब्लिक को कि हम राम मंदिर बनाएंगे। पार्टी बना रही नहीं थी, सरकार दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। तो पार्टी के हित में और ये जो दुष्ट लोग दोबारा पावर में ना आ जाए ये कहकर कि तुमने प्रॉमिस किया नहीं, धोखा दे दिया, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी बात पर उनको हार माननी पड़ी। वो तो सोचते थे हम जीत जाएंगे। उन्होंने 6 महीने एडवांस कर ली थी इलेक्शन को। आपको पता है ये भी सरकार डर रही है बनाने से। नहीं, वो अब इसी सरकार की जरूरत नहीं है बनाने के लिए। मैं कर लूँगा। और मुझे इस आरएसएस की तरफ से भी कह दिया कि तो हम तुम पर छोड़ कर रखे हैं। और गौ माता के बारे में जो गौ माता, देखिए जो हमारी गौ माता है उसका ब्रीड का नाम है बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस, हाँ, एक स्पेशल ब्रीड है। आज आप अमेरिका जाओगे तो उनके जो सुपरमार्केट है वहाँ जहाँ दूध रखते हैं, मास प्रोड्यूसिंग दूध, उसमें एक कार्टन ये भी रखते हैं A2 और नीचे लिखा है मिल्क ऑफ बॉस इंडिकस। हिंदुस्तान की गाय की दूध को ट्रिपल प्राइस में बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं क्योंकि उसके दूध में जो मेडिसिनल क्वालिटी है किसी और दूध में नहीं है। सैचुरेटेड फैट नहीं है, सैचुरेटेड फैट नहीं है उसमें। जो कई चीज़ें वो जो अमीनो एसिड्स हैं वो हैं, उसमें प्रोटीन की जो कंटेंट है वो ज़्यादा है। तो ये एक विशेष दूध है और हम लोगों ने इसको इसीलिए पूज्य बनाया, नहीं तो ये सब लोग खा जाते। कोई अकाल आ जाए तो अमेरिका, चाइना में कोई भी गाय नहीं है। मैंने पूछा क्यों? चाइना में कौवा भी नहीं है सर। हाँ वही है। तो जब फैमिन हुआ तो इन्होंने सब इसको खा लिया। ग्रेट फैमिन। हाँ नहीं, वो तो 1000 साल में तो अनेक बार उनके लिए ऐसे फैमिन्स आए थे। तो इसको बचाने के लिए उसको पूज्य बनाएंगे तभी है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी संविधान में लिखा है कि गाय के ऊपर हत्या पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, और धारा 48। तो जब संविधान में लगी है तो इसको हम कहेंगे नहीं, हम परवाह नहीं करेंगे। तो आपने ऐप्स बनाकर उससे एक रचनात्मक रूप से जोड़ हम, हाँ, जो गुंडे बदमाश जाकर किसी को पकड़ के मार देते हैं तो सरकार का दायित्व है उनको पकड़ के सजा दे। हम कैसे कह सकते हैं ये बीजेपी वाले हैं? एक भी आज तक बीजेपी का व्यक्ति पकड़ा नहीं गया। कोई समाज में किसी ने आरोप भी नहीं लगाया पुलिस ने इस आदमी को नहीं पकड़ा है क्योंकि ये बीजेपी का है। तो आज एक फैशन हो गई, जो पश्चिम में जो फैशनेबल है वही यहाँ भी फैशनेबल।
मैं कहता हूँ कि गाय की रक्षा करना, ये तो इस धर्म के नाम पर ये रक्षा को स्वीकृति मिली है, परंतु मैं कहता हूँ ये आर्थिक दृष्टि से भी बहुत अनिवार्य है। इसीलिए हिंदुस्तान की खेती प्रधान संस्कृति के लिए। तीसरी बात एक है कि राम सेतु के बारे में अब जो साइंटिफिक एक नतीजे आए हैं, आपने पहले बोला था। मैं तो पहले से पता था। साइंटिफिक नहीं, मैं इसीलिए बता रहा था कि जो पत्थर हैं वो पत्थर नहीं है, उसको कॉरल कहते हैं। कॉरल माने मछली की जो हड्डी है, उसका जो शेल है, उसका ये सारे फ्यूज़ हो जाते हैं और एक पत्थर जैसे बन जाते हैं। और ये समुद्र के बीच में नहीं मिलता है, ये तट के किनारे में मिलता है। तो कोई वहाँ से लाकर यहाँ रखा होगा, कौन किया हुआ? और कहते हैं कि 7000 साल पहले हुआ। तो 7000 साल पहले तो हमारे ग्रंथों के अनुसार, और जो उन्होंने ग्रह का डेटा दिया है पुराण में, उसके अनुसार रामचंद्र जी का काल है। हनुमान जी को ये कहते हैं बल बुद्धि और विद्या के दाता। हाँ, तो उन्होंने ही पहले आपको आके बताया, क्योंकि वो चिरंजीव है और वो सूक्ष्म भी बन सकते हैं और विराट भी। ऐसा तो नहीं? मैं मुझे बुलाए थे जब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा उसको लीजिए। मैंने कहा आप तो पहले ही चले गए, शंकराचार्य का दस्तखत लेकर, और पिटीशन डिसमिस हो गई। अब मैं किस मुंह से जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट में मुझे डांट देंगे कि तुम्हें नहीं पता, ये डिसमिस हमने पहले ही कर दिया। नहीं वो टूट जाएगा। तो ये अशोक सिंघल तो कह रहे थे मैं तो आत्महत्या कर लूँगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, हिंदू समाज में बहुत बड़ा कलंक होगा। जो हो गया, तुम सब कोई रास्ता ढूंढो। मैंने कहा रामचंद्र जी इसको बचाने चाहते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात आ जाएगी कैसा करना है। तो 2 दिन के बाद मैं जब सुबह उठा तो मुझे लगा हाँ ये है रास्ता। कि अभी तक जो लोग आए सुप्रीम कोर्ट में, वो धर्म के नाम पर आए। मैं धर्म के नाम पर नहीं आ रहा हूँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताया। वो है, मैंने कहा कि ये जो कनाल बन रही है, शिप चैनल, ये इसीलिए बन रही है कि श्रीलंका घूम के नहीं जाना होगा, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत खर्चा होता है। तो इसीलिए ये रूट बीच में राम सेतु है, तो उसको काट के एक कनाल बना देंगे, तो जहाज जल्दी चली जाएगी कन्याकुमारी से। और उस पे अंबिका सोनी जी ने कहा भी था कि राम काल्पनिक पात्र। हाँ वो तो है, वो तो दूसरी बात थी। इसको तोड़ने में कुछ नहीं है। हाँ वैसे मैं बता देता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है पहले अरुण जेटली ने पास करवाया था जब मिनिस्टर थे, ये हमारी पाप है। एनीवे, तो मैंने कहा कि कोर्ट को कि मैं तो धर्म के इश्यू में नहीं आ रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप 3,600 करोड़ रुपए इस कनाल बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं, ताकि इस जहाज़ को घूम के नहीं जाना होगा। अब मूल उद्देश्य है कि जो सामान है जहाज में, वो कन्याकुमारी से चेन्नई पहुंच जाना चाहिए न्यूनतम समय में, यही तो है। तो मैंने कहा क्यों नहीं कन्याकुमारी में एक कंटेनर पोर्ट बना के रेलवे लाइन तट के किनारे मद्रास तक बना दें। उसका तो खर्चा सिर्फ 600 करोड़ है। ये प्लानिंग कमीशन का डॉक्यूमेंट है, मैंने कोर्ट को दिखाया प्लानिंग कमीशन का डॉक्यूमेंट है। यहाँ 3,600, वहाँ 600, तो ये क्या पब्लिक का पैसा ऐसे बर्बाद हो सकता है? उस पर कोर्ट ने कहा कि अच्छा हम स्टे देते हैं और आपको सुनेंगे। आपकी एनालिटिकल बेंड ऑफ माइंड और आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय समझ जो है, इंटरनेशनल, यानी तमिल तो आपकी वो तो आपने मातृभाषा ही है, और दूसरी ये है कि श्रीलंका के बारे में जो आपने पहले ही कहा था प्रभाकरन के, तभी कहा था कि ये प्रभाकरन राक्षस है, बाद में जाके आप पछताएंगे, और वो वैसे ही हुआ। तो हर बात आपकी सही निकली है, उस पर हम आएंगे। स्वामी जी, बात यह है कि अभी अभी एक बहुत बड़ी बात सारे विश्व के सामने एक समस्या बन के खड़ी थी। एक समस्या भी थी, एक अपॉर्चुनिटी भी थी, एक मौका भी था। जेरूसलम को इजराइल की राजधानी यानी कैपिटल मानना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जेरूसलम अब इजराइल की राजधानी होगी, कैपिटल होगा, और हम वहाँ पर अपना ये शिफ्ट कर रहे हैं।
बात यह है कि आप अकेले राजनेता हैं हिंदुस्तान के जिन्होंने इस बात को पुष्टि दी कि ये बात को हिंदुस्तान को यूनाइटेड नेशंस में डिफेंड करना चाहिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुंह को। जबकि दो बातें थी कि फ़लस्तीन ने कश्मीर के मुद्दे पे यूनाइटेड नेशंस में हमें कभी भी समर्थन नहीं दिया और इजराइल ने कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा हमें यूनाइटेड नेशंस में समर्थन दिया। इसका सीधी बात यह बनती है कि अगर हमारा दोस्त कोई है तो वो इजराइल है, और इजराइल के लिए अगर पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कुछ कदम उठाती है तो यह हिंदुस्तान का फर्ज बनता है कि अपने दोस्त से दोस्ती निभाए। वैसा हुआ नहीं। हमेशा की तरह हिंदुस्तान 5 कदम पीछे जाने के लिए कहा तो 50 कदम पीछे चले जाते हैं। वैसे ही हुआ यूनाइटेड नेशंस में। आप बहुत दुखी हुए, तंग हुए और बहुत गुस्सा भी था। सर, इसको आप पूरी तरह से समझाइए कि इसका पूरा जो इसकी जटिलता है और उसकी व्यापकता है और उसका जो पूरा विश्व पे जो प्रभाव होने वाला है वो आप जरा बताइए। देखिए, मैं इसमें ये हुआ, मुझे बड़े आश्चर्य हुआ, मुझे पता भी नहीं था वैसे। मुझे हाँ कि ऐसा वोट करने वाले हैं। मैं एक पार्लियामेंट का जो एक कमेटी है, कंसल्टेटिव कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, उसका मेंबर भी हूँ और 21 तारीख को मीटिंग भी हुई थी अभी दिसंबर में। जब नरेंद्र मोदी इज़राइल जा रहे थे तो मैंने उनको ज़रूर कहा था कि सिर्फ इज़राइल जाइए, ये जो बनावटी मध्यस्थता या तटस्थता जो हम दिखाने चाहते हैं कि इज़राइल भी जाएंगे और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी जाएंगे, नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा पहले तो पैलेस्टीन देश नहीं है, वो एक अथॉरिटी है, वो टेम्पररी अरेंजमेंट है और इसीलिए आप सिर्फ इज़राइल जाइए और आइए, और बाद में अकेला जाना है तो जा सकते हैं पैलेस्टीन के लिए और पैलेस्टीन होकर आ सकते हैं, इज़राइल जाने की ज़रूरत नहीं। मध्य पूर्व में जा सकते हैं। हाँ, जब भी या वैसे उन्होंने पैलेस्टीन अथॉरिटी के अध्यक्ष को बुला लिया था इंडिया को, तो समाधान हो गया। यहाँ 3-4 बातें स्पष्ट कर दें। इसमें ट्रंप ने जेरूसलम को कैपिटल नहीं माना है। उन्होंने सिर्फ ऐलान किया कि मैं हमारी एम्बेसी तेल अवीव से हटाकर जेरूसलम में रखने वाला हूँ। ग्वाटेमाला ने अभी कर दिया। अब तो सब बहुत लोग करने लगे हैं और भी करेंगे। अभी ग्वाटेमाला ने कर दिया, ये बात सही है। 9 देशों ने तय किया करने के। अब पहली बात यह है। दूसरी बात, ट्रंप ने कहा कि मेरी जो एम्बेसी होगी वो वेस्ट जेरूसलम में होगी। यूनाइटेड नेशंस ने जेरूसलम का 2 हिस्सा बनाया है, एक वेस्ट और एक ईस्ट। ईस्ट उन्होंने पीएलओ को तत्काल के लिए दिया है और वेस्ट को उन्होंने इजराइल में दिया है। तो वेस्ट तो इलीगल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस किस बात पर चिढ़े। अब ये जो गैंगअप होती है इजराइल के विरुद्ध में, उसमें ज़्यादातर मनी पावर का असर है, क्योंकि अरब देश बहुत मदद करते हैं अनेक देशों का। पेट्रो डॉलर्स का उनका कनेक्शन। पेट्रो डॉलर्स इसलिए कहते हैं कि वो पेट्रोल जमीन में एक छेद लगाओ, पैसा आती है, उसको बेचो, पैसा बनाते हैं। कोई मेहनत, किसी अरब देश में एक भी इंडस्ट्री नहीं है, या बैंकिंग है या पेट्रोल है। तो एनीवे, तो मैंने सोचा कि जब ये अकेला इजराइल होकर आ गया है तो इसमें भी आप देगा वोट अमेरिका को, अमेरिका के पक्ष में। और हालांकि हम सबसे करीब है अब अमेरिका और नहीं, वो कहता था अब तो करीब सब गया, ख़त्म हो गया। तो उस समय ये दिखा रहे थे कि हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये है वो है। तो मेरे ख्याल में कांग्रेस के ज़माने में जो इन्होंने अरब देशों के अनेक बहुआयाम पकड़ हमारे देश में बना के चले गए कांग्रेस, उसका ये असर है। नॉन अलाइनमेंट है, वामपंथी का है,
एंटी अमेरिकनिज्म है, ये सारी तब चीज़ें। सोवियत भी था। अच्छा हाँ, वो परंतु वो सब चल रही है ना, वो ऑफिसर्स बदले नहीं हैं, उसमें कई ऐसे हैं जो उस समय थे। तो मैंने सुषमा जी को पूछा मीटिंग में, ये जो आपने फैसला किया वोट देने के लिए, इस पर आपने यानी जो पुरानी बात है उसको आगे करना है उससे किया, या पूरा माहौल का पुनर्विचार करके इस फैसला पर पहुँचे यही सही फैसला है? तो सुषमा ने मुझे कहा कि ये सवाल मैं फॉरेन सेक्रेटरी से जवाब देने के लिए कहूँगा। अब इसके माने वो जवाब नहीं देना चाहते। वो हाँ, इसमें पढ़ने नहीं चाहती थी, उसको पता था कि मैं रॉकेट चलाऊंगा तो क्या होगा। हालांकि सर ये एक बात इसमें एक मैं ऐड हाँ। करना चाहता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे हैं हाँ। डोवाल, हाँ। वो डोवाल साहब जहाँ लिखते हैं, जहाँ भाषण करते हैं, जहाँ बात करते हैं, तो वो यहूदियों के प्रति, जूस के प्रति, इजराइल के प्रति इतना प्रेम, स्नेह, आर्द्रता दिखाते हैं कि उस बात से यानी एक साधारण व्यक्ति जब, यानी एन आउटसाइडर, जैसे कि मैं भले पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, मैं आई एम एन आउटसाइडर, तो बाहरी आदमी को लगेगा कि यूनाइटेड नेशंस में 101% यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वोट मिलेगा। तो उनका रोल क्या रहा? क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है हमेशा। वो विषय पर डिपेंड करेगा ना। हमारे कई लोग हैं जो अरब देशों का जो पहुंच है हमारे देश में पिछले 70 साल में, वास्तव में 30 साल में जो बना है वो तो बहुआयाम है। सर लेकिन अरब देश कोई एक संगठन नहीं जैसा ईयू जैसा, कि अरब देशों में ईरान और कतार में कोई पट्टी नहीं है, अब सऊदी अरेबिया और इसमें भी नहीं, शिया भी, ठीक है, सुन्नी और मैं कहता हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज एक बॉडी है, ओपेक भी कहते हैं। ने ओपेक तो पेट्रोल का है। हाँ। ये राजनीतिक गठबंधन सारे जो मुस्लिम देश हैं उनको उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के रूप में रखा है। वो एक्टिव है? हाँ, बहुत एक्टिव है। वो प्रस्ताव पास करती है, कश्मीर में तो वहीं तो पास होता है। वह पैलेस्टीन अकेला नहीं कुछ कश्मीर पर पास किया, सब वहाँ उस मीटिंग में पास किया है। और इनकी जो सऊदी अरेबिया, कुवैत सबसे बहुत छोटा है, पर उसके जो पैसा का, हाँ, उसका जो पैसा का प्रभाव है, वही तो सद्दाम चाहता था। वो सद्दाम चाहता था मैं जानता हूँ, बट उसमें पिटाई हो गई। मैं ये कहता हूँ कि ये अभी मुझे पूरा अधिकार पूर्वक कह नहीं सकता, परंतु इसमें उन लोगों की बात सुनी गई थी जिन्होंने कहा कि हमारी सारी जो हमने इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीज़ों के क्या सब बिगड़ जाएगा। हाँ, वो हावी हो, बड़ा राजनीतिक नुकसान है, बहुत नुकसान है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ क्यों अमेरिका इस पॉइंट पर पहुँच गई थी कि यदि भारत एक दिन कहें कि हिंद महासागर हमारी बैकयार्ड है और अफ़गानिस्तान हमारी भूतपूर्व हिस्सा है और इन दोनों का हम रक्षा करेंगे, यदि आप अपना भंडार खोल के जो हम लेने चाहेंगे हम ले सकते हैं। अगर ये वोट उसको उनको दे देते। हाँ, वो नहीं, वो वोट के पहले ये स्थिति थी। ये स्थिति थी। हाँ, अब वो बिगड़ गई, अब वो कोई विश्वास ही नहीं करेगा आपके साथ। तो ये बहुत बड़ा वही वाली बात होगी कि नेहरू जी ने हमें जब वेटो मिल रहा था तो हाँ, चाइना को दे दिया। हाँ, चाइना को दे दिया और आज रो रहे हैं। वही वाली बात फिर से अब भीख मांग रहे हैं। हाँ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट टाइम इट इज ट्रेजेडी एंड सेकंड टाइम इट इज फार्स। जब व्यक्तिगत स्टडी राजनीतिज्ञों का नहीं होता है, इकोनॉमिक्स का या पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि फिर वो ऑफिसर हावी हो जाता है। लेकिन देश के लिए बहुत भुगतना नहीं, वो अब लगता है ऐसा। आप इसमें मीडिएट कर सकते हैं?
मैं मीडिएट नहीं करूँगा, बट इजरायली तो मुझे घनिष्ठ मित्र मानते हैं, क्योंकि मैं शुरू से उन समय से कहा है कि इनका मान्यता होनी चाहिए। तो मैं मिलूँगा इन दिनों में। हाँ, नेतन्याहू से मिलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। यहाँ जो एम्बेसडर है उसी से मिलने से काफ़ी है। उससे मैं पूछूंगा कि इन्होंने, इजराइल ने इसको कैसा समझा है और कितना नुकसान हुआ है। इजराइल से ज़्यादा चोट दिल पे लगी है वो तो अमेरिका को लगी। हाँ, और अमेरिका ने कहा इसको भी ठीक नहीं इसको करें। हम भूलेंगे नहीं। हाँ, इसको मैं अभी नहीं छूँगा। और चाइना और चीन और भारत की जो अब रेस चल रही थी, इसमें इस कदम से भारत कितना पिछड़ गया। एक तरफ इकोनॉमिक फ्रंट पे आपने जैसे कहा कि हम अल्ट्रा लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, चाइना अल्ट्रा राइट की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ हम ये रेस में ये इस तरफ किए। तो अब ये दो, हम अल्ट्रा लेफ्ट नहीं जा रहे हैं, हम अल्ट्रा कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं। अल्ट्रा कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं, यानी परमिट राज फिर से। परमिट भी नहीं है, कोई परमिट नहीं है, बस दादागिरी। दादागिरी, जंगल राज नहीं, जंगल राज भी नहीं, दादागिरी। स्वामी जी एक बात बताइए कि आपके जो सपने हैं उसमें से ज़्यादातर रचनात्मक रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है जो आपने खुद दुश्मन चुने हैं, जैसे नेशनल हेराल्ड केस आपने 2G स्पेक्ट्रम, फिर चिदम्बरम की वाला और कार्तिक का जो आपका जो है, अब जयललिता तो रही नहीं, उसको तो जेल भेज दिया था मैंने। जेल भेज दिया था, लेकिन वो खैर वो जेल जाने से पहले नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ना, वो परंतु सेशंस कोर्ट में तो मैंने भेज दिया था। हाँ, लेकिन ये सारी जो बातें हैं, अब मुझे बताइए कि दिखता ऐसा है कि स्वामी जी लड़ते हैं। मैं समाज माध्यमों पे देखता हूँ, यानी सोशल मीडिया पे, कि बहुत बड़ा सपोर्ट है आपका और बहुत बड़ा कल्ट है आपका, और हालांकि सत्ता पक्ष से भी लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन वास्तव में जब लड़ने की बारी आती है तो सब हाथ पीछे खींच लेते हैं। और 2G स्पेक्ट्रम में हमने देखा कि जो हुआ, जो हो नहीं सकता था और होना नहीं चाहिए था, ऐसा आपके सारे समर्थकों का मानना है, और फिर भी वैसे हुआ। और नेशनल हेराल्ड और बाद में कई चीज़ें हैं जो ये सत्ता में आने के बाद 2014 में हमने सब ने लिखा था, हमने पक्ष लिया था, हमने सोचा था कि ये ऐसा हो जाएगा, रामराज आ जाएगा, ये हो जाएगा। जो भी हो, कोई जेल नहीं गया, वो जो कोई जेल गया वो कोई और ही था। और अब वो तो ट्विटर पे आता है, कोई पन्नालाल गया, कोई हीरालाल गया, वो 39 लाख के लिए गया, ऐसे वैसे जो आपने बोले दादागिरी, वो वाले जेल जा रहे हैं, लेकिन बाकी कोई गया नहीं। और कोई ऐसी सरकार की जो एक इच्छा शक्ति दिखती है, जो विल पावर दिखती है ऐसे काम के लिए, वो कभी दिखी नहीं। तो इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी? आप अकेले पड़ गए? नहीं, मैं तो पहले से अकेला पड़ा रहा हूँ। इस देश में बहुत कम लोग हैं जिसके बारे ये कहा जा सकता है कि तुम दूरबीन लगा दो, तुम माइक्रोस्कोप लगा दो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। और कितने सरकारों ने ऐसा किया है। हाँ, ये तो पहले से रहा। हाँ, कि हाँ हमारे कुछ दिखाई दे जिससे इनकी नाम खराब किए जा सकते हैं। वो अकेला पड़ने में मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे चिंता एक ही बात में है कि हमारे देश में जो राजनीतिक दल हैं वो लोकतंत्र में स्पर्धा में सत्ता पाएंगे, ऐसा है, और फिर अपने एक सिद्धांत पर उस राज को चलाएंगे। आज क्या लगता है मुझे कि एक बीच में एक टोली बनी है जिसमें कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी और कम्युनिस्टों के भी और मुलायम सिंह पार्टी के भी। ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट बना है। ये सिंडिकेट, मैं माफिया नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सिंडिकेट। ये सारे राजनीतिज्ञ हैं, उनका पावर है, उनका पोजीशन है। वो एक ग्रुप बनी है जिस प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे चिदम्बरम को हमारी पार्टी में लोग हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे मुझे तो कोई निराशा नहीं है। दुनिया जानती है मैं सत्ता के बिना लड़ रहा हूँ। मैं कोई वचन दिया उसके आधार पर मैं आज रूलिंग पार्टी में हूँ, ऐसा भी नहीं है। और इसीलिए मुझे तो लड़ना ही है। आप एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द पार्टी लड़ रहे हैं।
मैं प्रोटेक्टर ऑफ द कंट्री लड़ रहा हूँ। हाँ, पार्टी उसमें भला होगा। राम मंदिर पड़ा हुआ था 7.5 साल, कोई नहीं उठा रहा था। सब कह रहे थे कुछ होगा नहीं, चलेगा नहीं, अभी कोर्ट मानेगा नहीं। मैंने एक ही याचिका पेश करके उसको लिस्ट करा दिया और उसकी अब अंत तक, माने मार्च अंत तक मैं इसके निर्णय के लिए देख रहा हूँ। और मार्च में तो बहस तो ख़त्म हो जाएगी मार्च एंड में, और उसके बाद कभी भी आ सकती है निर्णय। तो इसमें मुझे क्यों बुरा लगना चाहिए? मुझे हर्ष है किस बात पर कि मैंने पहचान लिया कौन कहाँ किस तरफ है। ये जो अभी 2G में हुआ है, इसको तो मैं हाई कोर्ट में रिवर्स कर दूंगा। हाँ, मेरी जो पहली सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई थी 2G में लाइसेंस कैंसिल कराने का, उसको मैंने हाई कोर्ट में पहले पेश की थी और डिसमिस हुआ था। जी जी, ये आपने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। बहुत देखे हैं, वो तो होना ही चाहिए। वो तो हमारी धर्म सिखाती है कि संतुलन होना चाहिए। सुख दुखे समय कृतवा लाभा लाभा जया जया। स्वामी जी, वक्त का तकाजा है और वक्त बहुत कम है, वरना मैं आपसे बहुत सवाल पूछना चाहता हूँ और मेरे यहाँ तक आ चुके हैं, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि अब वक्त होने जा रहा है। ये पूरा राजनीति का माहौल जो है, मैंने इसलिए कहा कि पूरा राजनीति का जो माहौल है पूरे देश में, वो एक माफिया, ऑर्गेनाइज माफिया की तरह काम कर रहा है। और बाहरी व्यक्ति, एक आम आदमी जिसको गांधी जी अंत्योदय कहते थे, उसको ऊपर उठने के लिए कोई रोजमर्रा की जिंदगी के आगे वो पॉलिसीज, ये क्या बदलाव है, क्या होना चाहिए, जिंदगी अच्छी कैसी हो, अच्छे दिन कैसे आए, ये सब सोचने के लिए उसके पास फुर्सत ही नहीं रहे हैं। ऐसे ही काम हो रहे हैं जो टिपिकल कौसा नास्त्रा कल्चर कहते हैं, जिसको माफिया कल्चर कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि राजनीति का पूरा माफियाकरण हो गया है इन 70 सालों में, ऐसा नहीं लगता? तो हो गया, ये तो रनिंग कमेंट्री हो गया ना। आप स्पेक्टेटर हैं या आप इस देश की हिस्सा है, तो फिर आप कूद जाइए अंदर और लड़िए। मैंने तो सब छोड़कर यहाँ लड़ रहा हूँ। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ, जब मैं राजनीति में आया था 1970 और आज जो मैं देख रहा हूँ 2017 में, हिंदुस्तान 10 गुना सुधर गया है। सर, आपकी जो बेबाकता और निडरता है अब मुझ में होती ना, तो मैं कूद जाता। मैं बस एक ही जगह कूद सकता हूँ। ये सब में है। ये तो आपको सिद्धांत जो भगवद गीता में सिखाई है, उसको पूरा अध्ययन कर लीजिए, वो आप अपने आप आ जाएगा। सर, आपके लिए एक ही श्लोक है और बाद में मैं एक शेर कहूँगा जो मैंने बहुत देर से सोच के रखा है आपके लिए। उसका गुणिच गुणिरागी च विरला सरल जना। ये जो है, आपने हमेशा खुद गुणी हैं और जो गुणी हैं उनको हमेशा आपने चुन चुन के अपने साथ लिया है। मैं देखता हूँ, मैं आपको बड़े चाव से पढ़ता हूँ और बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मैं आपकी ट्विटर हैंडल पे भी देखता हूँ, रहता हूँ। स्वामी जी, जॉन एलिया बहुत बड़े मशहूर शायर थे। मैं मानता हूँ कि मीर के बराबरी के शायर, अगर मैं मानता हूँ, ये सब्जेक्टिव है, तो वो जॉन एलिया थे। उन्होंने एक खूब शेर कहा है जो आप पे बहुत जचता है। वो शब्द छोड़ दीजिए, लेकिन आपकी जो अकेलापन की जो एक धुन है, वो उसको आप धुन मस्त की तरह गाते जा रहे हैं। और आप नोबेल भी पा सकते थे, आप प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन आपने सब पे ठुकरा दिया। तो वो जॉन एलिया का शेर है। वो कहकर मैं आज का जो आपका जो इंटरव्यू है उसको समाप्त करना चाहूंगा। ये इंटरव्यू समाप्त नहीं होगा, इसको एक विराम देना, अर्ध विराम दे रहा हूं मैं। आगे फिर से मिलेंगे और फिर से करेंगे। मैंने कहा कि किताबों में 7 इंटरव्यूज हैं, तो 8वां इंटरव्यू एक किताब बनेगी, जो आपका इंटरव्यू होगा पूरी किताब बनेगी। जॉन एलिया कहते हैं कि मैं बहुत अजीब हूं, मैं बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। शुक्रिया स्वामी जी। माँ सरस्वती की आप पे जो हम कृपा रही है वो हम पे भी रहे, इतना आशीर्वाद चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।